चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जो हमला हुआ, जिसने एक तरह से देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। कोई भी जज, और यहाँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके ऊपर ऐसे जूते फेंक कर कोई अपना विरोध जाहिर करे और उसमें अगर वकील लोग ऐसी हरकतें करने लगे तो इससे ज्यादा शर्मजनक कुछ नहीं हो सकता। कोई 15 साल या 17 साल का युवक नहीं था जिसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि ऐसी जोक्स तो बार बार जजेस कोर्ट में करते रहते हैं और उसके लिए आप जजेस को या किसी व्यक्ति को ऊपर आप अटैक करेंगे तो ये गलत बात है, आपको सोचना चाहिए। जातिवादी हमला भी है उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इस हमले के बाद एआई से जनरेटेड वीडियोस लगाए जा रहे हैं जिनमें उनके सीजीआई के गले में घड़ा बांधकर और उस पे जूते बरसाए जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर ज्यादा से ज्यादा इंटॉलरेंस हो रहा है समाज का। एल.के. अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की और ये सब चरम सीमा पर पहुंच गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। एक सोच ये भी है कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करके जजों को और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश हुई है कि हमारे हिसाब से फैसले देने होंगे। ये तो कभी कभी लोग क्या होता है कि एक लाइमलाइट में आने के लिए भी कुछ कर देते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जो हमला हुआ, हमले के बाद से जो सिलसिलेवार तरीके से जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमले से भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हमला उनके ऊपर किया गया, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और जूता फेंकने के बाद जिस तरह से दर्जनों लोगों की पागल भीड़ सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति का समर्थन कर रही है, उस व्यक्ति का, उस सिलसिले का, ये ज्यादा परेशान कर देने वाली बात है। दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी खिलाड़ी के पैर में अगर चोट आ जाए तो 40 मिनट के भीतर उनका ट्वीट आ जाता है। घंटों बाद उनका ट्वीट आया जिसमें कहा उन्होंने कि देश नाराज है। इसके अलावा भी पूरा उनका मंत्रिमंडल आप उठा लीजिए, पूरी की पूरी जो ये मुख्य धारा की मीडिया है, जो उनकी गुलाम है, वो भी इस पर कोई बातचीत नहीं कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी सामाजिक पहचान ये भी है कि वो दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर इस तरह का सांप्रदायिक जातिवादी हमला इस व्यक्ति ने, भद्दे व्यक्ति ने किया, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो एक बुजुर्ग वकील है। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये हमारी न्यायपालिका के लिए, देश में जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक माहौल दिख रहा है उसके मद्देनजर इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, और क्या वाकई इस व्यक्ति को इतने हल्के में छोड़ देना चाहिए कि अब ये आस्तीन चढ़ाकर कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरे साथ देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रह चुके और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके दुष्यंत दवे जी। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा हमला जिसने एक तरह से देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है, एक ऐसे वकील के तौर पर जिसने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है सुप्रीम कोर्ट में, जब आपने ये हमला की खबर सुनी, हमले की, तो क्या आपके मन मस्तिष्क में आया? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और एक वकील होने के नाते मैं जरूर कह सकता हूं कि इससे ज्यादा दुख एक वकील को, एक नागरिक को नहीं हो सकता है कि हमारे कोई भी जज, और यहाँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके ऊपर ऐसे जूते फेंक कर कोई अपना विरोध जाहिर करे। तो ये आई थिंक ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि शर्मजनक घटना थी और अ, दिल को बहुत चोट पहुंचाने वाली घटना थी। और इससे मैं जरूर बहुत ही दुखी हूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसी हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक सदस्य ऐसी हरकत कर सकता है। तो इससे ज्यादा कोई क्योंकि हमारा जो वकालत का प्रोफेशन है, इसको एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और उसमें अगर वकील लोग ऐसी हरकतें करने लगे तो इससे ज्यादा शर्मजनक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दुष्यंत जी, इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही सांस्कृतिक, कल्चरल भी रीजंस देखने होंगे कि व्यक्ति 73 साल का बूढ़ा आदमी, ये कोई 15 साल या 17 साल का युवक नहीं था जिसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और उस व्यक्ति को एक तरह के योद्धा के तौर पे, क्रूसेडर के तौर पे देखा जा रहा है कि भारत में इस तरह का कोई धर्म युद्ध हो रहा है, जिस धर्म युद्ध की रक्षा कर रहा है उसका योद्धा है ये व्यक्ति। क्योंकि सिर्फ इस व्यक्ति का हमला नहीं, ये पूरा जो
इकोसिस्टम है भगवा, वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। और इसके अलावा आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, आपको इस बात का इल्म होगा कि कई हफ्ते, यानी कि जब से जो सीजीआई का जो स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट क्या था ये भी समझना जरूरी है। वो स्टेटमेंट सिर्फ ये था कि उनके सामने, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो खजुराहो में एक टेम्पल, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मूर्ति थी, वो गिर गई थी, और उसको बनाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट आए। तो सीजीआई ने ये कहते हुए कि उनकी बस की बात नहीं है, ये कोर्ट का काम नहीं है, उन्होंने कहा कि भगवान से ही कहो, डेटी से ही कहो कि वो कुछ कर दें, मूर्ति से ही कहो, भगवान से कहो कि वो कर दें। तो इस बात को, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये कहते हुए ये व्यक्ति आया। और उसके बाद लगातार पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम ये यूट्यूबर्स कर रहे थे। देखिए, एक चीज तो जरूर है कि देश में वातावरण इतना तंग हो गया है कि धर्म के नाम पर ज्यादा से ज्यादा इंटॉलरेंस हो रहा है समाज में। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि हमारा धर्म इतना सुंदर धर्म है हिंदुइज्म, और उसमें कभी ऐसी सोच नहीं थी कि, और कभी ऐसे शिक्षा नहीं थी कि किसी का हम दिल दुखा सके, किसी के पर हमला कर सके, किसी के ऊपर हम कुछ टिप्पणी कर सके। क्योंकि हिंदुइज्म और जो प्रार्थना हम करते हैं वो अपने दिल से प्रार्थना करते हैं, अपने अंदर के लिए प्रार्थना करते हैं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और उसमें अगर धर्म में ये सब जो देश में आज हो रहा है, वातावरण खूब ही, मैं समझता हूँ कि इतना आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहाँ की लोग एक दूसरे को एक तरह से हेट्रेड से देखने लगे हैं। हमारे हिंदू मित्र जो कि हिंदुइज्म के बड़े समर्थक हैं, वो समझते हैं कि उनमें कोई एक अलग तरीके का एग्रेशन होना चाहिए, जो कि कभी हिंदुइज्म में कभी एग्रेशन था नहीं, और एग्रेशन होना भी नहीं चाहिए। तो ये सब जो परिस्थिति देश में पैदा होगी ये पिछले कुछ सालों से, इसकी शुरुआत तो ऑफ कोर्स हुई, मैं समझता हूँ कि जब एल.के. अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, और ये सब चरम सीमा पर पहुंच गई जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और पिछले आप देख रहे हैं कि 11 साल में परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो एक 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 जो एक मानसिकता आ गई है कि हिंदुइज्म को हमें किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि हिंदुइज्म किससे खतरे में है। आज 5000 साल से इस धर्म को कोई नहीं हिला सका है। जैनिज्म आया इस देश में, बुद्धिज्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, सिखिज्म आया, जोरोस्ट्रियनिज्म भी एक समय आया था, जब 5000 साल पहले, 3000 साल पहले। तो कोई भी धर्म इस सुंदर धर्म को मिटा नहीं सके, इसको हिला नहीं सके। तो आज कोई ऐसा खतरा है नहीं देश के ऊपर, देश के धर्म के ऊपर, कि हमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए, हमें ऐसी सोच करनी चाहिए। मैं जरूर मानता हूं कि हमारे देश के जो नेता है, हिंदू नेता है, चाहे आरएसएस के भागवत साहब हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, या कोई भी धर्म के नेता हो, उन सबको खड़े होकर हमारे लोगों को बताना चाहिए कि ये हमारा धर्म नहीं है, और इस धर्म को ऐसी तरह से हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जितना एग्रेशन समाज में हो रहा है, ये एक दूसरे के सामने तो हो ही रहा है, पर ये एग्रेशन घर घर में हो गया है, मित्र मित्र में हो गया है। तो ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश को क्या हो गया है कि एक हमारा हिंदुत्व इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। हिंदुत्व डज नॉट मीन कि आप, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को गाली दो, किसी को थप्पड़ मार दो, या किसी के ऊपर जूता फेंक दो। ये सब तो धर्म के खिलाफ है। मैं समझता हूँ जो सच्चा हिंदू है वो कभी ये नहीं करेगा। और इसको जो कॉन्डोन करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश का, देखिए आज 5000 साल से देश अगर चल रहा है, अगले 5000 साल तक चलाना है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे पिछले 5000 साल चला है। तो सब धर्म का सम्मान करते हुए, सभी लोगों का सम्मान करते हुए, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, सबका सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो एक समाज में नहीं हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है।
रमेश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जिस बात के लिए आप जाने जाते हैं, उसी बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी है और आप ये कह रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते आपको अफ़सोस और शर्म आ रही है कि दूसरा व्यक्ति हिंदू धर्म के नाम पर ये काम कर रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने बाकायदा ये कहा कि जब से सीजेआई का ये बयान आया गवई साहब का कि अपनी मूर्ति से कहिए वो कुछ करे इस बारे में, या अपने भगवान से कहिए कि वो इस बारे में कुछ करे, तब से उसे इतना अपमानित महसूस हुआ कि सनातन धर्म की एक मानने वाले व्यक्ति के तौर पर कि वो सो नहीं पाया। और वो ये कह रहा है कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो हिंदू होने के नाते ये कर रहा है। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे नफरत फैला रहे थे सीजेआई के खिलाफ, वो ये कह रहे थे कि ये तो उनके मुंह पर थूक देना चाहिए और जूता नहीं बल्कि जो बंदूक है वो चलनी चाहिए उनके ऊपर। देखिए, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब खुद ही धार्मिक व्यक्ति है और खुद ही एक बहुत ही अच्छे किस्म के व्यक्ति है। उनमें बहुत सारे गुण हैं और उनको इस तरह से तोलना नहीं चाहिए। दूसरा, आज क्या हो गया है देश में, वो बहुत ही अजीब चीज है। देश में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रही है। हमारा इंटॉलरेंस एक अलग चीज है, आज हमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रही है। चीफ जस्टिस साहब ने अगर ये व्यक्तित्व किया तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर थी एक तरह की, उसको उसी तरह से लेना चाहिए। उसको कोई धर्म के पल्लू से नहीं लेना चाहिए, उसको धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी जोक्स तो बार बार जजेस कोर्ट में करते रहते हैं और उसके लिए आप जजेस को या किसी व्यक्ति को ऊपर आप अटैक करेंगे तो ये गलत बात है, आपको सोचना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने इसके बाद भी तो एक दो बार ओपन कोर्ट में क्लैरिफाई किया था कि उनका कभी ऐसा मतलब नहीं था कि किसी की धार्मिक उसको वो क्षति पहुंचाए। तो ये समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर है जहां देश के हर एक नागरिक को उनके लिए मान होना चाहिए। आज अगर आप प्रधानमंत्री को इतना मान देते हैं तो या प्रेसिडेंट मुर्मू जी को देते हैं तो चीफ जस्टिस गवाई साहब को भी उतना ही मान देना चाहिए जितना सब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को देना है और देना चाहिए। और ये तो गर्व की बात है कि भारत का लोकतंत्र एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे स्तर पर है जहां एक तथाकथित सबसे निचली जाति का व्यक्ति भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारा लोकतंत्र इस मकाम पर है। लेकिन यही उनके लिए एक नफरत की वजह बन गए। आपको लगता है कि ये एक जातिवादी हमला भी है उनके ऊपर? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इस हमले के बाद एआई से जनरेटेड वीडियोस लगाए जा रहे हैं जिनमें उनके सीजीआई के गले में घड़ा बांधकर और उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं। तो यानी उनको उनकी जगह दिखाने की, तथाकथित जगह दिखाने की कोशिश हो रही है कि तुम बन गए हो सीजेआई लेकिन रहोगे हमेशा दलित। देखिए, एक चीज तो जरूर है, आप समझ लेना, चाहे प्रधानमंत्री कितने भी व्यक्तित्व लेक्चर्स दे, भाषण दे, चाहे देश के और नेता भाषण दे, भागवत साहब भी बार बार बोल रहे हैं यूनिटी होनी चाहिए। इस देश में कोई यूनिटी है नहीं। आज भी दलितों की हालत बहुत ही खराब है इस देश में। आप देखिए, अभी परसों या नरसों यूपी में एक दलित युवक की खून करके मृत्यु कर दी गई। ये सब तो आज पूरे हिंदुस्तान शहरों में नहीं रहता है, खाली हिंदुस्तान गांव में ज्यादा रहता है। और गांव में आप जाएंगे तो आप दलितों की स्थिति देखेंगे, आपको दर्द नहीं है, आपको आंख में आंसू आ जाएंगे जिस तरह से वो रहते हैं। हर एक गांव में उनके घर गांव के एक अलग कोने में होते हैं। वो ना तो मंदिर यूज कर सकते हैं, ना तो कुआं यूज कर सकते हैं गांव का, जो कि हाई कास्ट हिंदू यूज करते हैं। ये तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। होंगे कोई अच्छे ऐसे आदर्श गांव जहां ये परिस्थिति नहीं है, बट मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर गांव में परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आज दलितों की ये 77 साल की बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के 75 साल बाद भी आज परिस्थिति जो हम एक इक्वालिटी मानते थे कि सब हिंदुस्तानी इक्वल है, वो इक्वल है नहीं और इक्वल हो गए नहीं। स्त्रियों की स्थिति भी आज इक्वल नहीं है, मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की स्थिति भी इक्वल नहीं है। तो ये जो अपने आप को हिंदू समझते बोलते हैं और अपने आप को भगवान के भक्त समझते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। और ये मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी अपने धर्म का बहुत ही प्यार करता हूँ, धर्म में मानता हूँ, मैं भी डीपली स्पिरिचुअल हूँ। पर मैं किसी के लिए ऐसा हेट्रेड नहीं रख सकता हूँ, किसी के लिए कोई तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे धर्म में है ही नहीं।
ये पता नहीं कहां से ये धर्म का इंटरप्रिटेशन ले आए हैं कि दूसरों के लिए हमें हेट्रेड होना चाहिए, या दलित को अब ठीक है, अब महाभारत और रामायण के वक्त पर ये सब वर्ग बन गए समाज में, बट इस वर्गों को हमें हटाना है। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा पहलू है कि सब समान होने चाहिए। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को ट्वीट करना खाली नहीं, बट उनको अपनी सरकार को बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो ट्वीट गवाई साहब के साथ फैला रहे हैं लोग ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पर, उन सबको बैन होना चाहिए, उन सबके सामने एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। न्याय प्रणालिका का जो एक पहलू है, उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में, देश में, वो स्टेटस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। दुष्यंत झवेरी जी, आप कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। सीजेआई गवई जी की बात है कि उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने किसी भी एक्शन के लिए अपने ऊपर हमले को, उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं एक्शन लेने की बात कही। लेकिन आप कह रहे हैं देश का कानून तो कम से कम चलता है देश में, उसके हिसाब से होना चाहिए क्योंकि हिंसा का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा अजीत भारती नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति एक तरह से जो हिंदुत्व की ये पूरी आइडियोलॉजी है उसका सबसे भद्दा चेहरा बन के वो व्यक्ति उभरा है आगे, जिसमें इतना बड़ा गालीबाज है कि किसी भी व्यक्ति को, जो जिस भी व्यक्ति से उसकी असहमति होती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, उनके लिए इतने भद्दे बेशर्म शब्दों का इस्तेमाल ये व्यक्ति कर रहा है। नोएडा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और एक तरह से उस फिर फौरन उसको जाने भी दिया। उस व्यक्ति, वो ट्वीट कर रहा है कि कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सोचिए कि फ्रेंडली मैच की तरह इस व्यक्ति को हिरासत में लेके छोड़ भी दिया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर हिंसा फैला रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो ऐसे में मुझे बताइए, क्यों ना माना जाए कि ये पूरा एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड अटैक था, ये एक मेजॉरिटेरियन बहुसंख्यकवादी अटैक था ये सीजेआई के ऊपर। देखिए, उन व्यक्ति को तो मैं जानता नहीं हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर रहता नहीं ज़्यादा था। पर मैं जरूर उनसे प्रार्थना करूंगा और उनके जैसे सभी भक्तों को, जो हमारे देश के करोड़ों भगवानों की भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सोचिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं क्या। अगर आपका अंतरात्मा आपको बताएगा कि ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए, आप जरूर लड़िए अपने धर्म के लिए, पर धर्म जब संकट में नहीं है तो लड़ने की क्या जरूरत है। आज इतना सुंदर धर्म है, इसको आगे बढ़ाना है सबको। आज 145 करोड़ लोगों की बस्ती है, आज उसमें से 85 से 100 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। हमें उनको ऊपर लाना है। हमें ये सब थोड़ा करना है आज के दिन के, क्या कैसे किसी को गाली दी धर्म के नाम पर। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप अलग तरीके से सोचिए और अलग तरीके से आगे आइए। देखिए, जितना प्रेम आप दिखाएंगे, जितना प्रेम बढ़ाएंगे देश में, इतनी देश की तरक्की होगी। और जब प्रेम नहीं होगा देश में तो तरक्की नहीं हो सकती है। दुष्यंत जी, ये बताइए फिलहाल कि क्या, एक बार को मान लेते हैं, मैं फिर भी ये कह रही हूँ हिंसा तो बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या सीजेआई गवई को इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए था, चाहे उन्होंने लाइट हार्टेड तरीके से भी कहा। लेकिन आजकल जो दबाव है, जिस तरह से एक जो हिंदू भावनाओं के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है, किया जा सकता है, हमने अपने सामने देख लिया है। ऐसे में क्या उन्हें ये समझ कर बचना चाहिए था कि भाई हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, या लाइट हार्टेड ही सही, हल्के फुल्के तौर पर ही सही, हमें उन्हें नहीं कहना चाहिए था? देखिए, ये हिंदू धर्म का अकेले का सवाल नहीं है। हमारे देश में लोग एक दूसरे, आज पॉलिटिशियंस देखो, पब्लिक लाइफ में देखिए आप कितने गिर गए हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जरूरत नहीं है। आज देश में एक तरह का जो एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए हर एक नागरिक का। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम सबका सम्मान करें, हम सबके सबके लिए मान रखें। अगर ये हम नहीं कर सकते, इसमें धर्म कोई नहीं आता है। हर एक मौके पर लोग एक दूसरे का अपमान करने के लिए तुले हुए होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए होते हैं। ये ऐसी देश में जो एक एक मानसिकता आ गई है, ये मानसिकता को दूर करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे धर्म के नेता हो, हमारे दूसरे जो रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हो, उन सबको आगे आकर काम करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। देखिए, आज यूथ हमारा पावर है और यूथ ही हमें आगे ले जा सकता है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ पावर है वर्ल्ड में। तो उस यूथ पावर को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि देश तरक्की करे, नहीं कि उनको इन सब चीजों में आप उलझा दें। तो ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि ये नहीं होना चाहिए। और भविष्य में भी कभी कोई जज के लिए, क्योंकि हर एक जज कभी कभी टिप्पणी करते हैं जो कभी मैं जरूर मानता हूं कि जजेस को कई बार ऐसी टिप्पणी करते हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए अपने, और जज को अपने जजमेंट के थ्रू ही बोलना चाहिए और इरिस्पॉन्सिबल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जजेस को, ये मेरा जरूर मानना है। और पहले कभी नहीं करते थे, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो जजेस कभी, आज क्या हुआ है कि मीडिया और सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि हर एक जज अपना नाम भी सोशल मीडिया और मीडिया में चाहता है रोज, तो ये टिप्पणी करते रहते हैं तरह तरह की। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इवन नीचे की कोर्ट के जजेस रोज कुछ ना कुछ अनसन टिप्पणी करते रहते हैं और अखबारों में आता रहता है। तो ये गलत है। जजेस ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सोबर। अगर वो सोबर नहीं है, अगर वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी भाषा पर, अपने विचार पर, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, वो कोई धार्मिक लीडर तो है नहीं, वो कोई सोशियोलॉजिस्ट तो है नहीं। जजेस आर जजेस, उनका काम खाली न्याय करना है, और न्याय करने के लिए वो खाली अपने जजमेंट से बात कर सकते हैं। तो जजेस में भी एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आ गया है, और मैं भी चीफ जस्टिस गवाई साहब को और पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी को प्रार्थना करूंगा कि वो भी थोड़ा अपना रिस्ट्रेंट दिखाए, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ताकि ये सब ऐसी परिस्थितियां देश में ना कभी हो। लेकिन दुष्यंत दवे जी, आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि कोई ये मासूम व्यक्ति है और भावनाओं में बहकर ये ऐसा कर रहा है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से एक बात देखने की कोशिश करें तो ये अपने धर्म से एक तरह से प्रेम करने की वजह से इस व्यक्ति ने ये कोशिश नहीं की कि वो रक्षा कर रहा है। इसके पीछे जो पूरा इकोसिस्टम है वो एक तरह से पॉलिटिकल हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है कि हम चाहेंगे, हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है, हमारी विचारधारा की सरकार है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। एक सोच ये भी है कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करके जजों को और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश हुई है कि हमारे हिसाब से फैसले देने होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई इसमें ज्यादा सोच रही होगी इंसाफ की। ये इम्पल्स से किया है उन्होंने। मैं 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रमुख रहा हूँ। शायद मैं उनके परिचय में आया होगा, बट मुझे ध्यान नहीं है। बट मैं जरूर मानता हूँ कि इसमें कोई ऐसी लंबी सोच नहीं है। ये तो कभी कभी लोग क्या होता है कि एक लाइमलाइट में आने के लिए भी कुछ कर देते हैं। तो ये एक इरिस्पॉन्सिबल एक्शन थी, और इसको इरिस्पॉन्सिबल एक्शन समझ के इसको अब भूल जाना चाहिए। इसमें ज्यादातर वो सोचने की, क्योंकि देखिए जितना हम बहस करेंगे इतना इसका पर देयर इज ऑलवेज एक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय काउंटर एक्शन, रिएक्शन। तो हमें इन सब चीजों को क्या है कि अब चीफ जस्टिस गवाई का बड़प्पन है कि उन्होंने बोला कि इनके सामने कोई कार्यवाही न करेगा। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट ही हैज डन। तो फिर इसको फिर आगे सोचे कि इसमें कोई तरह की साजिश थी। मैं मानता हूं कि अगर होगी तो भी उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए आज देश के माहौल अलग हैं, और जब भी थोड़े समय में आए, हर एक चीज में देखिए कोई ना कोई समय ऐसा आता है कि पराकाष्ठा पर जब कोई चीज पहुंच जाती है तो धीरे से वो नीचे आ जाती है। आज सब लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारा धर्म है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग भी थोड़े समय में देखेंगे कि देश के हालत ऐसे खराब हो रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो गलत है। तो पर अब कहाँ है शंकराचार्य जी जो इस देश में जन्म ले और देश को बताए कि हमारा हिंदू धर्म क्या है? कहाँ है महर्षि अरविंदो? कहाँ है विवेकानंद जी? कहाँ है गांधी जी? कहाँ है ये? आज देखिए, आप देखिए, इवन मैं समझता हूं कि आरएसएस के फाउंडर्स कभी ऐसी हरकत कंडोन नहीं करते। आज ये हरकत कभी कोई ऐसी, पर ये फ्रिंज एलिमेंट्स है देश में, और फ्रिंज एलिमेंट के सामने कोई एक्शन नहीं ले जा रही है, वो हकीकत है, वो हकीकत है। पर अब देखिए, आप जानते हैं कि सरकार भी पॉलिटिक्स में है, सरकार को भी इलेक्शन जीतने हैं, और फ्रिंज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू विन इलेक्शंस। तो सरकारें भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है इन लोगों के सामने। तो जब तक ये सब माहौल नहीं चेंज होगा, जब तक एक तरह की समझदारी, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी पब्लिक लाइफ में, तब तक ये सब चलता रहेगा।
जी, दुष्यंत जी, उम्मीद ये करते हैं कि जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी ये मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा ही है। हालाँकि सवाल बहुत तरह के उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है सीजेआई की सुरक्षा को लेकर भी कि क्या वाक़ई कुछ ऐसा इंतज़ाम हो, जिससे कहीं कोई दूसरा सरफिरा आके किसी और आदेश पर उनके, किसी और टिप्पणी पर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे या सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश ना करे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।